नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड के अंदर आपने सुना नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर ज़कोई जैसी चालाक और निडर लड़की को भेज दिया था, जिसके ज़रिए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी चाल के अंदर फंसाना चाहता था और उसको ब्लैकमेल करके अपने हुक्म के मुताबिक चलाना चाहता था। आइए हम इस नए एपिसोड के अंदर अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीक सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसका क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का आज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और उर्दुश वाकिफ़ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता वाकिफ़ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसा दस्ता और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़ये के दोनों पहलुओं से वाकिफ़ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान व शौकत और अक़ीदतमंदी से रुख़सत किया। सूडानी फ़ौज सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़िंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफ़ात की परवाह न की नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे उसके मुहाफ़िज़ और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़ गए। अपने मरकज़ी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नाइब को अंदर ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार पानी भी नहीं था। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफ़िज़ों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फ़र्ज़ है कि हुक्म मानें और ज़बानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। ख़ुद मैं भी उसका शिकार हो चुका हूँ। अली बिन सुफियान ने मालूम किया, कैसी मायूसी? मुहाफ़िज़ कहते हैं कि एक फ़ौज को शराब पीने की इजाज़त है तो हमें उससे क्यों मना किया गया? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सज़ा दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुज़ीदा बंदा और एक बेहतरीन इंसान समझते हैं और उस पर दिलो जान से फ़िदा हैं, मगर रात उसके खेमे में एक रक्कासा गई थी। अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या ग़ुलाम, सज़ा में कोई फ़र्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह होता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये क्या था? अभी नहीं बताऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फ़ौज और फ़ौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाज़ों को किसी शक में ना पड़ने दो और किसी से ज़िक्र तक ना हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, लिहाजा फ़ौरन मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के तमाम शुकूक रफ़ा कर दिए। अगले रोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफ़िज़ फ़ौज की 50,000 नफरी मिस्र की इस फ़ौज में मुदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ नाजी, ये हुक्म मैंने ही दिया है। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच और विचार के बाद ये फ़ैसला तहरीर किया है कि जिस फ़ौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फ़ौज में इस तरह मुदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो, और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब उस फ़ौज के सालार नहीं होंगे, तुम फ़ौज के मरकज़ी दफ्तर में आ जाओगे। नाजी ने कहा, आली मकाम, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? अगर तुम्हें ये फ़ैसला पसंद नहीं
تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے فوراً کہا۔ آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن عالی جاہ، میں نے تو حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار سکتا ہوں۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، جس کے تم اہل ہو۔ اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈال لو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خوردونوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ہو جانی چاہیے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔